जय हिंद दोस्तों। आज हमारी प्रयोगशाला परिचारक के लिए पहली क्लास शुरू हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा, प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में 60 जो मार्क्स हैं, 60 नंबर के जो प्रश्न हैं वो विज्ञान से पूछे जाएंगे। और उनके सिलेबस में ये क्लियर लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं स्तर के विज्ञान आपसे पूछे जाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम है अगस्त महीने में होने वाला है, जो लगभग आज से 3 महीने का समय रह गया है। और आप सभी जानते हैं कि यह एग्ज़ाम व्यापम ले रहा है और व्यापम कथन, कारण और कूट वाले प्रश्न पूछता है, जिसमें काफ़ी डिटेल में वो क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए हमें कक्षा 9वीं की विज्ञान और 10वीं के विज्ञान की बुक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी होगी और बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, ताकि हम ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी पहली क्लास, जिसमें हम कक्षा 9वीं की विज्ञान की किताब को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। इसका जो सिलेबस है, मतलब इस बुक का जो सिलेबस है, उसमें जो पहला इंडेक्स में जो नाम दिया है वो है अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण। ठीक है, ये बायो का चैप्टर है। जैसा कि आपको पता होगा कि विज्ञान की जो बुक है वो 3 भाग में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला जो अध्याय है वो है बायो। ठीक है, तो बायो का पहला चैप्टर है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं डिटेल में और देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे साथ में। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीजी व्यापम इतना डीप में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको नोट करने बोलूँ उन सारी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 क्या नाम है इसका? जैव विविधता एवं वर्गीकरण। इंग्लिश में देखें बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है ना। जैव विविधता किसे कहते हैं, व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में समझिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कथन और कारण से पूछ रहे हैं, तो कभी कभी परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। ठीक है, इन जीव समूह के सदस्यों में भिन्नता व समानताएं भी होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये आपका पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि जीवों के समूहों में भिन्नताएं भी होती है और समानताएं भी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं, तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ों के समूह को दर्शाते हैं। ठीक है, एक तरफ जीव जंतु और एक तरफ पेड़ पौधे। यदि हम इन दोनों समूहों के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक पॉइंट है और, लक्षणों की तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर? लक्षणों की तुलना करने पर। ठीक है, हम पाते हैं कि एक विशेष समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह विशेष की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। ठीक है, तो किस तरह के लक्षण वो रखते हैं और किस तरह के लक्षण नहीं रखते हैं, उसको आगे देखते हैं, समझते हैं वो किस प्रकार के लक्षण होते हैं। इन समूह के सदस्यों में और भी छोटे छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, समूहों को और अन्य छोटे छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़े का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम पेड़ों का समूह, धतूरा और पौधों का समूह। इन छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश लक्षण समान होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट क्या बोल रहा है, इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है आपको नोट करना है। इन पौधों में अधिकांश लक्षण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये लक्षण इन्हें अन्य छोटे छोटे समूहों से अलग करते हैं। ठीक है, ये लक्षण इस तरह समूह के सभी सदस्यों से मिलते हैं, उनके लक्षण समूह के सभी सदस्यों से मिलते हैं, चाहे वह सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष पर रहता हो। देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जिसके लक्षण अगर मिलते हैं तो वो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर रहे, उनके लक्षण सेम ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि उस विशेष समूह विशेष के यही उस समूह विशेष के क्या कहलाते हैं? लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, यही उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ,
यदि किसी जीव या किसी पेड़ पौधे पर जो लक्षण पाए जाएंगे वो पृथ्वी के किसी भी कोने पर या किसी भी क्षेत्र पर वो लगे, चाहे वो भारत में, अमेरिका में, जापान में, चीन में या जहाँ जहाँ पर भी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र पर वो लगते हैं, तो उनकी जो समानताएं होती है वो लगभग लगभग सेम होती है। इसे ही हम लक्षण कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? किसे हम लक्षण कहेंगे? जो उनके जो गुण है ना, वो पृथ्वी के हर एक क्षेत्र पर समान रहेंगे, उसे ही हम लक्षण कहेंगे। चलिए, इन्हीं के आधार पर हम समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम समूह को क्या किस चीज की संज्ञा देते हैं? जाति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो समूह के जाति की संख्या किस आधार पर दी जाती है? लक्षणों के आधार पर दी जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए हमें मनुष्य समूह की बात करते हैं तो सभी मनुष्य चाहे वो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर निवास करे, ये देखिए मनुष्य के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कौन से लक्षण है जो मनुष्य के लगभग समान होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से लक्षण हैं। जैसे कि सभी में सुविकसित मस्तिष्क, त्वचा पर कम घने बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारे मनुष्य या मनुष्य जाति है ना, जो अन्य जाति के सदस्यों से भिन्नता बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य, पूरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य पाए जाएंगे सबके जो मस्तिष्क हैं वो विकसित होंगे, त्वचा पर जो बाल होंगे कम घने बाल होंगे। ठीक है, और इस तरह का जो लक्षण है, सुविकसित मस्तिष्क और कम घने वाले बाल, ये हमें अन्य जंतु या जीवों से अलग बना रहे हैं। और हमारे जो लक्षण है वो सभी मनुष्यों में एक समान है, इसीलिए हम सभी को एक साथ क्या बोल दिया जाता है? मनुष्य जाति। समझ में आ रहा है? तो लक्षणों के आधार पर ही हम उसको जाति में या जाति की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्रियाकलाप करने के लिए दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। उपयुक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताएं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट करने वाली बात है कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। इन अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन अंतरों को क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं के कारण ही हम एक ही जाति के सदस्यों के समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पहचान पाते हैं। ठीक है, कुछ विभिन्नताएं होती हैं फिर भी हम उन्हें पहचान पाते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही हम किसी क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र विशेष पर पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों के उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष पर जिस तरह के जीव पाए जाएंगे, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष के कारण ही उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम जैव विविधता को आधार बनाते हुए पदार्थों और जीवों के बारे में विस्तृत या व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिसे हम आसानी से इनका अध्ययन कर सकें। तो इसके लिए पृष्ठ संख्या 293 देखने बोल रहा है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं समूहीकरण और वर्गीकरण को। ठीक है, क्या समझने की कोशिश करते हैं? समूहीकरण एवं वर्गीकरण, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ग्रुपिंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समूहीकरण और वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। हम रोजाना कई तरह के वस्तु अपने आसपास देखते हैं। इन्हें विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाने के लिए अलग अलग समूह भी बनाते हैं, जैसे रसोई घर का सामान, खेल से जुड़ा सामान। यहाँ कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है। इन सभी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, गुणों के आधार पर सारणीबद्ध करेंगे, टेबल में उसको बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। प्लास्टिक के स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, ठीक है, प्लास्टिक का टुकड़ा, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई,
और लकड़ी और स्केल, पेंसिल आदि। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप से आप क्या समझ पाएंगे, ये क्रियाकलाप से आप समझ पाएंगे कि समूह क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। यहाँ पर देखिए लकड़ी की वस्तुएं, चलिए बताइए कौन कौन सी चीजें जो लकड़ी की होती हैं। ठीक है, तो लकड़ी की वस्तु क्या क्या हो सकती है, बल्ला हो सकती है, ठीक है, और लकड़ी का स्केल हो सकता है, ठीक है, पेंसिल, पेंसिल का जो कवर है लकड़ी का हो सकता है ना। इस तरह की कुछ चीज़ें, टेबल, चेयर, ठीक है, इस तरह से जो चीज़ें हो सकती है वो लकड़ी की हो सकती हैं। आयताकार वस्तु है, अब देखिए इनमें से कौन सी वस्तु जो आयताकार हो सकती हैं, पुस्तकें आयताकार हो सकती हैं, ठीक है, समतल दर्पण आयताकार हो सकती है, ठीक है, कोई कांच का टुकड़ा हम ले सकते हैं, प्लास्टिक का टुकड़ा भी आयताकार हो सकता है, ठीक है, हमारा जो बैट होता है, सॉरी बल्ला जो होता है वो भी आयताकार के शेप में होता है। तो देखिए इस तरह से हमने उसके समूह को, एक समूह में कितने प्रकार की चीजें आ सकती हैं, है ना। लकड़ी की वस्तुएं जो एक समूह की हो गई, एक समूह हमारा हो गया आयताकार के नाम पर, ठीक है, तो आयताकार में कौन कौन सी वस्तुएं आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक टेबल यहाँ पर बना लेंगे और बनाने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे क्या निष्कर्ष इसका निकलता है। चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कि एक समूह के सभी वस्तुओं में कोई एक गुण तो समान होता है, ठीक है, सभी वस्तुओं में क्या गुण समान होता है, एक गुण समान होता है। इन्हीं समान गुणों को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि क्या बोल रहा है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में, कि इसी समान गुण को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए रबड़ की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का प्रयोग हम खेलने के लिए करते हैं। तो देखिए खेलने वाले समूह, खेलने वाले समूह में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अतः खेलने के उपयोग, तो खेलने के उपयोग मतलब इसके क्या हो गए, इसके गुणधर्म हो गए कि ये खेलने के काम आते हैं। चलिए, तो गुणधर्म के आधार पर इन्हें हम एक समूह में रख सकते हैं। कौन से समूह में, खेलने के आधार पर। उपयुक्त वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए हमने कई आधार चुने हैं। ठीक है, ये वस्तुओं के आकार, वस्तुओं किस चीज से बनी है, ठीक है, उसका प्रयोग आदि कैसे हो सकता है, इन्हीं के आधार पर हम अन्य वस्तुओं के गुणों को पहचान सकते हैं। इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूहों को समूहीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक पॉइंट क्या बोल रहा है, इस प्रकार एक समान गुण, इस प्रकार एक समान गुण के आधार पर पाए जाने वाले, समान गुण के आधार पर पाए जाने वाले या समान आधार पर बनाए गए समूहों को हम क्या कहते हैं, समूहीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, समूहीकरण, समूहकरण या समूहीकरण। ठीक है, चलिए समूहीकरण में एक वस्तु, दो या दो से अधिक वस्तुएं आ सकती है। समूहीकरण में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं, एक या एक से अधिक वस्तुएं आ सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इन्हें नीचे वस्तुओं को वर्गीकृत करने का एक और आसान तरीका यहाँ पर दिया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक तरीका क्या हो गया, लकड़ी से बनी वस्तु, दूसरा वस्तु जो लकड़ी से नहीं बनी हो। ठीक है, तो लकड़ी से क्या क्या बनेगी, लकड़ी का गुटका, बल्ला, पेंसिल, लकड़ी का स्केल बनेगा, पुस्तक भी बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनेगी, जैसे कि परख नली कांच की बनेगी, लेंस कांच के बनेंगे, समतल दर्पण कांच का टुकड़ा, रबर, गेंद, रस्सी, ठीक है, ये सब प्लास्टिक, ठीक है, रबड़, इन सारी चीज़ों से वो बनती है। तो यहाँ पर हमको दो आधार मिल गए, कौन कौन से दो गुण, जो लकड़ी से बनी है और जो लकड़ी से नहीं बनी है। तो इस आधार पर देखो यहाँ पर दो समूह बना दिए गए हैं। अब उसके बाद जो वस्तुएं लकड़ी से नहीं बनती उनके फिर दो ग्रुप बनाए गए हैं, कांच से बनी वस्तुएं और वस्तुएं जो कांच से नहीं बनी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दो ग्रुप हो गए। ठीक है, जैसे कि परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा। जो वस्तुएं कांच से नहीं बनी है, क्या क्या जो है कांच से नहीं बनती हैं, सुई, पेन, प्लास्टिक, स्केल, ठीक है, रबर, गेंद आदि, ये सब जो है कांच से नहीं बनी हुई है। चलिए, तो अब इससे हम क्या समझते हैं, इस दूसरे तरीके से एक विशेष प्रकार के समूहीकरण किया गया है। देखिए इसमें एक विशेष प्रकार से क्या किया गया है, समूहीकरण किया गया है। इसमें प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए हैं, ऐसे समूह बनाए गए हैं जिनका आधार गुण विशेष की उपस्थिति व अनुपस्थिति, कौन सी चीज उसमें उपस्थित है और कौन सी चीज उसमें उपस्थित नहीं है, इन्हें आधार मानकर हमने एक समूह बनाया है। तो इस प्रकार किए गए समूह को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान आया आपको यहाँ पर। उससे ऊपर से पहले हमने क्या देखा था, समूह, ठीक है, वस्तुओं का एक समूह उनके गुणधर्म के आधार पर,
और उनके गुण-धर्म के आधार पर उन्हें विशेष आधारों पर जब हम अलग कर पाते हैं कि क्या चीज़ उपस्थित है और क्या चीज़ उपस्थित नहीं है, तब उसे हम वर्गीकरण पर लेकर आ पाते हैं। ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं फिर? वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सारी चीज़ों का आपको जवाब दूँगा। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो चैनल को ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है? और कमेंट करके बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आगे देखते हैं। इससे हम वस्तुओं को वर्गों में बाँटते हैं और एक वर्ग की सभी वस्तुओं में अधिक से अधिक समानताएँ होती हैं, ठीक है? और उन्हें अन्य वर्गों में रखा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। समूहीकरण या वर्गीकरण का उपयोग हम सभी विषयों में करते हैं, जैसे पदार्थ का, विलयनों का, मिट्टी का, ठीक है? बलों का, जीवों का वर्गीकरण। इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं? वर्गीकरण कर पाते हैं। इन सभी के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है? वर्गीकरण के बारे में जो है वो आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि हमने जीवों का वर्गीकरण किस आधारों पर किया है, ठीक है? चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं इसे। समूहीकरण एवं वर्गीकरण के प्रयास, ठीक है? पहले किन-किन लोगों ने इसके लिए प्रयास किए हुए हैं? देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेज से हमें पता चलता है कि, ठीक है? ऐतिहासिक दस्तावेज से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने ही जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया था। ठीक है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली बात, ठीक है? ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया था। इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलीय व स्थलीय समूह बनाए थे। ठीक है? जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े, ठीक है? लकड़ी के और काँच के हमने 2 समूह बनाए। इसी आधार पर अरस्तु ने 2 समूह बनाए थे, जलीय और स्थलीय। ठीक है? अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण के और भी प्रयास हुए होंगे, परंतु हमारे पास कुछ प्रयासों की ही जानकारी उपलब्ध है। ठीक है? 1686 में जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया था। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है? जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में किसको आधार बनाया था? उसके बाह्य लक्षणों को। जॉन रे के बाद कैरोलस लिनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? यह बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कैरोलस लिनियस, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरोलस लिनियस ने कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक ने दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। लिनियस ने ही सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वह कुछ विशिष्ट गुणों वाले फूलों, नर व मादा की उपस्थित संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण दिया, जिसे हम लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है? तो इनके जो समूहीकरण है, इनका जो वर्गीकरण है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है लैंगिक। ठीक है? पौधों में पाए जाने वाले नर अंग और मादा अंग के आधार पर इन्होंने इसका लैंगिक वर्गीकरण किया। ठीक है? और वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 में प्रकाशित इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में मिलता है। इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है हमको? इनकी पुस्तक 1735 में जो प्रकाशित हुई, सिस्टेमा नेचुरी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है? लिनियस ने जीवों को वर्गीकृत करने के लिए जंतु और वनस्पतियों के हजारों नमूनों को एकत्रित किया और तुलनात्मक अध्ययन किया तथा एक ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए, जिससे जंतु व वनस्पतियों की प्रत्येक प्रजाति को पृथक-पृथक किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? पृथक-पृथक किया जा सकता था। जंतु व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिनियस ने व्यवस्थित रूप से ज्ञान हासिल किया तथा समूचे जीव विज्ञान पर इनका गहरा असर रहा। ठीक है? इस पद्धति को संपूर्ण जीव जगत में 2 जगत में बाँटा गया है, पादप जगत और जंतु जगत। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कैरोलस लिनियस ने कितने जगत का वर्गीकरण किया? तो कैरोलस लिनियस ने 2 जगत का वर्गीकरण किया। यहाँ पर आपको डाउट के लिए 5 जगत वर्गीकरण दे सकता है, लेकिन याद रखिएगा 5 जगत का जो वर्गीकरण है वो आर.एच. व्हिटेकर ने किया था,
ठीक है। कैरोलस लिनियस ने केवल दो जगत का वर्गीकरण किया था, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के उनको गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि मनुष्य का पदानुक्रम क्या होगा, तो देखिए जगत, सबसे पहले उसका जगत आता है। क्या आता है उसका सबसे पहले? जगत, एनिमेलिया। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो किस जगत के अंतर्गत आता है? एनिमेलिया। तो यहाँ पर एनिमेलिया शब्द रखने का कारण क्या है? तो एनिमेलिया शब्द रखने का कारण ये है, एनिमेलिया उन्हें कहा जाता है जो बहुकोषीय होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं और जिनमें अंतःग्रहण पोषण विधि पाई जाती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एनिमेलिया कहते हैं। समझ में आ गया? अगर इनमें से कोई भी एक गुण नहीं होगा तो फिर वो दूसरे प्रकार की जाति में चला जाएगा, दूसरे प्रकार के जगत में चला जाएगा। तो एनिमेलिया जगत क्या होता है? जिसमें बहुकोशिकी, यूकैरियोटिक और अंतःग्रहण पोषण विधि पाई जाती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा पदानुक्रम? तो वो है संघ, जिसे फाइलम कहते हैं। तो हमारा कौन सा संघ आता है? कार्डेटा। ठीक है, तो कार्डेटा का अर्थ क्या होता है? कशेरुकी दंड और जोड़ीदार उपांग। ठीक है, तो हमारे शरीर पर जो कशेरुकी है, ठीक है, रीढ़ की जो हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उसे कार्डेटा कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जोड़ीदार उपांग, जो भी अंग है वो जोड़ी के रूप में हमको मिलते हैं। ठीक है, वर्ग, तो मनुष्य का जो वर्ग है वो क्या है? मैमेलिया। कौन सा वर्ग है? मैमेलिया। तो किसे कहते हैं मैमेलिया? ऐसे लोगों को मैमेलिया या ऐसे जंतुओं को मैमेलिया कहते हैं जिनके शरीर पर रोए से ढका हुआ होता है, जिनके शरीर जो होते हैं रोए, ठीक है, जैसे कि हमारे हाथों पर, पैरों पर जो छोटे छोटे बाल छिद्र होते हैं, ठीक है, जो रोए होते हैं, इनसे ढके हुए होते हैं और बाह्य कण उपस्थित होते हैं, मतलब कण बाहर पर उपस्थित होते हैं।